हेलो। ये हमारा लेक्चर आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से है। आर्किटेक्चर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कुछ आपके सामने नज़र आ रही हैं जिसमें सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं। अब आर्किटेक्ट्स कोलैबोरेट करते हैं, ये रिक्वायरमेंट बिजनेसेस से आती हैं, डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आर्किटेक्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि इन सारी जो भी रिक्वायरमेंट जो कि मेंशन है या जो कि अंडरस्टूड है, उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसका उनको ख्याल रखना होता है। और वो डायरेक्टली डोमेन से रिलेटेड तो नहीं होती, लेकिन वो आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है और उसको हम आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। डोमेन रिक्वायरमेंट, फंक्शन रिक्वायरमेंट वो है, मिसाल के तौर पे आप कोई बैंकिंग का सिस्टम बना रहे हैं, अब बैंकिंग से रिलेटेड जो भी उसके एस्पेक्ट्स होंगे वो उसकी डोमेन रिक्वायरमेंट होगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट ये होती है जो कि क्लाइंट आपके पास लेकर आता है, लेकिन उसके अलावा जो जिन चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है आर्किटेक्ट को, वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो डोमेन है जिसको हम आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उसका ख्याल रखना होता है। ठीक है। अब उसमें जो है वो तीन क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। उसमें इसमें ट्रायंगल से बताया गया है कि डिज़ाइन की ये बेसिस होती हैं, एक एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सही है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि ये तीन चीज़ें हैं, स्पेसिफाइज एंड नॉन डोमेन डिज़ाइन कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये सब चीज़ें हम अभी आगे आगे देखते हैं। नॉन डोमेन डिज़ाइन कंसिडरेशन वही है क्योंकि अदर देन डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लाइक कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उसकी कोई अगर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसमें बुक्स की बात होगी, कार्ड की बात होगी, पेमेंट्स की बात होगी, मेंबरशिप की बात होगी, ये सारी उसकी डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अदर देन दैट जो है वो जो जो भी उसके बाहर जो भी बात हो रही होगी वो नॉन डोमेन डिज़ाइन कंसिडरेशन होगी। सही है। उसके बाद आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो, उनका एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि वो उनकी बेसिस पे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो भी डिज़ाइन के होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार ये तो एक सिंपल वेबसाइट है, इसको मैं लेयर्ड आर्किटेक्चर में बनाऊंगा। सही है। तो क्यों आपने उसको सिंप्लिसिटी देखी, आपने उसका बजट देखा, आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये मुझे लेयर्ड आर्किटेक्चर में बनाना है, ये ईटीएल की कोई रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, तो हम उसको पाइपलाइन आर्किटेक्चर में बनाएंगे। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंसेस सम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद एक क्राइटेरिया क्या है, इज क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टू एप्लीकेशन सक्सेस। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन, बिजनेस बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो बगैर सिक्योरिटी के सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसमें ऑथेंटिकेशन, उसमें जो है वो वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आपने, ये सारे प्रोसेसेस उसका पार्ट बनाने हैं, जब ही वो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो सकती है। अब इसको फर्दर दिखाया गया है, बताया गया है कि स्पेसिफाइज अ नॉन डोमेन डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास रूल ऑफ रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। कस्टमर आपके पास एक बहुत ही वे हो सकता है, बहुत ही वेग किस्म की रिक्वायरमेंट लेकर आए कि हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, या हमें एक यूनिवर्सिटी आ सकती है कि हमें अपने स्टूडेंट के लिए एक क्लास रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनवाना है। इस तरह की कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आप उस रिक्वायरमेंट को समझना और फिर उसका उसका ख्याल रखना अपने आर्किटेक्ट के अंदर, अपने आर्किटेक्चर के अंदर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर फोकस ऑफ आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें उसके ऑपरेशनल और डिज़ाइन क्राइटेरिया का ख्याल रखा जाता है। आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो ऑपरेशनल और डिज़ाइन क्राइटेरिया उसका ये डिसाइड करता है फॉर सक्सेस इन इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर आपका अच्छा डिज़ाइन होगा, अगर वो प्रॉपरली ऑपरेशनल होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं अगर आप उनको अपने आर्किटेक्चर के अंदर उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपके पास लेकर आए हैं वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ख्याल रखते हुए एप्लीकेशन बनाई होगी। ठीक है। परफॉर्मेंस एज एन एग्जाम्पल, की आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है। परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई कि उसके लिए वो आर्किटेक्चर बना है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अगर उसके इफ इट हैज़ टू डू विद द नंबर ऑफ यूज़र्स, तो वो नंबर ऑफ यूज़र्स हैंडल कर पा रहा है कि नहीं हर कर पा रहा है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनका ताल्लुक आर्किटेक्चर से होता है। फिर उसके बाद एक आ जाता है टेक्निकल डेप्थ कंसिडरेशन। ठीक है। टेक्निकल डेप्थ कंसिडरेशन ये है
कि इसको आपको टेक्निकल डेप्थ को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहीं किसी भी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको उसका खुद ख्याल रखना है, क्योंकि टेक्निकल डेप्थ आपकी एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स करता है, जो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होते हैं। क्लाइंट की डिलीवरी की डेट आ रही है, आपने जल्दी जल्दी कोड में कोई भी पैचेस लगाए और आपने रिलीज़ कर दी, लेकिन आपको पता है कि आपने ये टेम्परेरी काम किया, आपको उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब आप अगली रिलीज़ में करें, मेंटेनेंस की फेज़ में करें, तो ये आपके लिए एक बहुत ही टेक्निकल डेप्थ जमा होता जाएगा, इसीलिए उसका टेक्निकल डेप्थ का नाम दिया है। इसलिए बेहतर यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि टेक्निकल डेप्थ की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके अलावा इम्प्लिसिट डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होते, आपने उनका भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे स्केलेबिलिटी हो गई। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि अपने अभी इनिशियल फेजेस में, उसमें 100,000 यूज़र्स हैं, दैट माइट गो टू मिलियन यूज़र्स वन डे आइडियली, तो आपको उतनी कैपेसिटी रखनी है, उसके हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग करनी है। तो ये दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट डिज़ाइन एस्पेक्ट, जो कि कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपने उनका ख्याल रखना है उसको देखते हुए। अच्छा, फिर दूसरा क्राइटेरिया बनाया है, एक क्राइटेरिया ये बताया, इन्फ्लुएंसेस सम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ाइन। अब डिज़ाइन आर्किटेक्चर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत सारी हो सकती है। उसमें अवेलेबिलिटी हो सकती है, उसमें जो है वो उसकी रोबस्टनेस हो सकती है, उसमें उसकी स्केलेबिलिटी हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी आपके पास आई है, अब उस यूनिवर्सिटी को अपना एक 4 पेजेस की वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं है, सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब उसमें अगर आप कह रहे हैं कि इसमें मुझे बहुत सिक्योरिटी लगानी है और इसमें जो है मुझे वो माइक्रो सर्विसेज या माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर लगाना है, ये सारी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो प्राइमरी रीज़न होता है जिसके बेस पे आर्किटेक्ट जो है डिसाइड करता है आर्किटेक्चर, वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको वो डिसीजन लेना होता है। और डज दिस आर्किटेक्चर characteristic require special structure consideration to succeed? Does this even needed? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी की एग्जांपल ली हुई है। सिक्योरिटी इज अ यूनिवर्सल कंसर्न इन प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग बेसलाइन प्रिकॉशंस इन डिजाइनिंग एंड कोडिंग। सही है। अब इन्फ्लुएंसेस सम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ाइन की कंटिन्यूएशन में ही ये टॉपिक चल रहा है। अब पेमेंट सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। पेमेंट सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना। अब आप को उसको सिक्योर करना है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर के पास जा सकते हैं और आप इन एप्लीकेशन पेमेंट प्रोसेसर भी बना सकते हैं। मतलब ये है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने अडॉप्ट कर लिया, अब उसकी लीगैलिटी, उसके जो भी रिस्क है, उसका सिक्योरिटी, उसकी जो भी चीज़ें, वो आपका रिस्क ट्रांसफ़र हो गया टुवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी। और जबकि अगर आप इन हाउस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। अब अगर आपके पास टाइम है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और वो सिक्योरिटी मॉड्यूल बना लेंगे, वो पेमेंट प्रोसेसिंग चीज़ की वो आप बना लेंगे, तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जो कि वो कॉस्ट जो कि आप थर्ड पार्टी को दे रहे होंगे। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है? और अगर आप पेमेंट प्रोसेसिंग का मेथड बना ले तो हो सकता है कल को आपके जो दूसरे क्लाइंट्स आए आप उसको वहाँ पे भी यूज़ कर सके। लेकिन क्या आपके पास इतने अच्छे आर्किटेक्ट्स के अलावा सिक्योरिटी डोमेन के भी लोग हैं और जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या वो फुलफिल कर सकते हैं? अगर नहीं है तो बेहतर यही है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर की तरफ जाएं। फिर उसमें एक क्राइटेरिया ये भी बताया गया है कि क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टू एप्लीकेशन सक्सेस। इसमें बात की गई है लिमिटिंग आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्लीकेशन कुड पोटेंशियली सपोर्ट न्यूमरस आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बट शुड नॉट। यानी कि अभी जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने नाम बताया, जिनको एलिटीज़ भी कहते हैं, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये बहुत सारी सपोर्ट कर सकती है एक सिंगल एप्लीकेशन, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए। सही है, क्या इसकी ज़रूरत भी है? तो यहाँ पे यही बताया गया कि जितनी आप आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आपके लिए एज एन आर्किटेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मिनिमल सेट ऑफ आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलें ताकि सिस्टम कम से कम कॉम्प्लेक्स हो और
जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली फुलफिल करें, उनको बेहतरीन तरीके से आपने डिलीवर करना है बाय यूजिंग मिनिमल आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट यू हैव लेस कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर प्रोजेक्ट। अभी कह रहा है कि द क्रिटिकल जॉब फॉर आर्किटेक्ट इज टू बैलेंस फंक्शनैलिटी विद सिंप्लिसिटी। आपने सिंप्लिसिटी भी रखनी है, अब बैलेंस रखना है। ऑप्टिंग फॉर द फ्यूएस्ट आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट स्टिल मीट्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसमें कोई कमी नहीं कर सकते, लेकिन उसको बिल्कुल कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं, ताकि इवन अगर इन दी नेक्स्ट फेजेस एप्लीकेशन इवॉल्व होने जा रही है तो आपके पास इतना मार्जिन हो, आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना कर दें, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी फ्यूचर में चेंजेस उसमें उतने ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। अब जिन हमेलिटीज़ की बात कर रहे थे हमारे सामने आ गई, अवेलेबिलिटी है। अब इसमें ये क्या है कि कोई किसी भी एप्लीकेशन को कितनी देर अवेलेबल रहना है। एटीएम की बात करें तो उसको 24/7 अवेलेबल रहना होगा। कोई ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है उसको 24/7 अवेलेबल रहना होगा। हॉस्पिटल का इमरजेंसी सिस्टम है उसको 24/7 अवेलेबल होना होगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको दिन में 8 से 10 घंटे काम करने होंगे, और उसकी मेंटेनेंस विंडोज़ भी आपके पास होंगी। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटी। कोई भी डिजास्टर आ जाता है, अब इट कुड बी एन इंटरनेट इशू, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, इट कुड बी समथिंग रॉन्ग विद द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसमें आपके पास क्या प्लान है? आपने क्या डिजास्टर रिकवरी के कोई बैकअप्स बना के रखे हुए हैं जो कि आप रन टाइम पे उसको जो भी फेलियर है उसको कैटर कर लेंगे, या क्या है? ये सारी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन सा ऐसा उसके बैकअप्स का प्रोसेस है? ये सारी चीज़ों का ताल्लुक उसी कंटिन्यूटी से है। परफॉर्मेंस इंक्लूड स्ट्रेस टेस्टिंग। आपने एक वेबसाइट बना दी, दराज आ गया आपके पास, उसने आपसे वेबसाइट बनवा लिया, अब उसकी 11/11 की सेल आ गई, अब 11/11 की सेल में पीक आई और आपकी वेबसाइट क्रैश कर गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक एनालिसिस हो गया, एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शंस यूज सही है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी हैंडल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें का ताल्लुक परफॉर्मेंस है। रिकवरेबिलिटी, आउटेज आगे चलें, आउटेज आ सकती है, वो इनएविटेबल है, मतलब किसी भी सिस्टम में कभी भी आउटेज आ सकती है, बट आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। मिसाल के तौर पे ये इसने बताया कि यहाँ पे इन केस ऑफ अ डिजास्टर हाउ क्विकली द सिस्टम रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन अगेन, दिस विल affect the backup strategy and requirements for the duplicated hardware। ठीक है, आपके पास डुप्लीकेट हार्डवेयर है, आपका हार्डवेयर डाउन हो जाता है, आपके पास बैकअप हार्डवेयर है, आपके पास HA का सेटअप है। HA इज़ कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, मतलब एक साइट आपकी डाउन होती है तो आप क्या दूसरी साइट से अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। सही है, आप लोकली वेब सर्वर्स रख सकते हैं किसी रीजन के अंदर, ये सारी चीज़ें, और एक रीजन डाउन हो तो आप उसको दूसरे रीजन से लाइव कर दें, ये सारी चीज़ें ये रिकवरेबिलिटी के अंदर भी आ जाती हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी की बात की हमने, अवेलेबिलिटी की बात की, रिकवरेबिलिटी की बात की, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं और इन सब का ताल्लुक रिलायबिलिटी से है और सेफ्टी से। assess if the system needs to be fail safe or if it's mitigation, अच्छा सॉरी, इस रिलायबिलिटी समथिंग के आपका सिस्टम के अंदर फेल सेफ का क्या प्रोसेस है। अगर मिशन क्रिटिकल है, मिसाल के तौर पे एक MRI मशीन का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या आप कोई ECG का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इट हैज़ टू डू विद पीपल्स लाइफ। आप एयरप्लेन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने फॉलो किए हैं, वो कितना रिलायबल है, वो जो अलर्ट्स भेज रहा है, जो वो सिग्नल्स डैशबोर्ड पे ला के दिखा रहा है वो बिल्कुल सही हैं, वो उसमें एरर मार्जिन कितना है, इन सारी चीज़ों का। इफ़ इट फेल्स will it cause the company large sums of money or life or something। सही है, ऐसा तो नहीं कि आपने एक सिस्टम बना दिया वो कितना रिलायबल है, हो सकता है कि वो इफ इट्स अ बैंकिंग सिस्टम तो वो आपको मॉनेटरी लॉस हो जाए, आपके पैसों का नुकसान हो जाए। ठीक है, रॉबस्टनेस क्या है? एबिलिटी टू हैंडल एरर एंड बाउंड्री कंडीशंस while running if the internet connection goes down। सही है, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो सकता है, पावर आउटेज आ सकती है, हार्डवेयर फेलियर आ सकता है, उसमें आपका सिस्टम क्या करेगा? क्या लोकली उसके अंदर कोई मेमोरी हम डाल सकते हैं जिसमें हम उसकी मिनिमम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, या इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें रोबस्ट, इसका ताल्लुक रोबस्टनेस से। सही है, स्केलेबिलिटी। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया जो कि
क्लाउड से डाटा लेके और कोई चीज़ कोई फंक्शन परफॉर्म करता हो। सही है। अब ये फंक्शनैलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बट अगर कोई पेशेंट आता है और ये आउटेज आई हुई होती है, तो ही नीड्स to be treated, he needs to be given the treatment. He could not wait for your internet to be up again and all this stuff. तो उसको सर्विस चाहिए, और उसमें अगर आपने बोला कि जनाब अभी तो इंटरनेट डाउन है, हार्डवेयर डाउन है, पावर नहीं हुई है, तो आपका जितना अच्छा सिस्टम उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने जो वक्त पे परफॉर्म नहीं किया। सही है। स्केलेबिलिटी की अभी हमने बात की कि आप छोटी सी वेबसाइट बना रहे हैं या आप छोटी सी सोशल मीडिया एप्लीकेशन 100 के यूज़र्स की बना रहे हैं, लेकिन कल को आपको 2000 यूज़र्स आ सकते हैं, मिलियन यूज़र्स आ सकते हैं, 100,000 यूज़र आ सकते हैं। आप उसको कैसे उसको केटर करते हैं। सही है। कॉन्फ़िगरेबिलिटी, एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या बहुत मुश्किल तो नहीं है उसको कॉन्फ़िगर करना, और क्या इजीली उसको यूज़र्स एंड यूज़र्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, अगर आपकी कोई नए मॉड्यूल्स आ जाते हैं, कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ती है, क्या आप वो इजीली कर सकते हैं, ये एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर आ जाता है। इंस्टॉलेबिलिटी का ये है कि क्या वो इजीली इंस्टॉल हो सकती है, या कोई इसके लिए कोई स्पेशल टीम हायर करनी पड़ेगी, कोई बहुत ही हाई टेक लोगों को ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो इंस्टॉलेशन तो उसकी इतने कोई बहुत बड़े चैलेंज नहीं है। तो आई नो अबाउट द सिस्टम्स जिनको इंस्टॉल करने में कम से कम भी 2 से 3 दिन या समटाइम्स इवन वीक्स लग जाते हैं, इतने भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसके डिप्लॉयमेंट के लिए फिर आपने ट्रेनिंग करना, फिर अगर आपका वो डिप्लॉयमेंट का जो लड़का है जिसको आपने ट्रेनिंग की वो भाग गया, तो आप तो फंस जाएंगे। अच्छा, लेवरेजेबिलिटी और रीयूज़। सही है। वही अगर आपने एक दफ़ा एक मॉड्यूल बना लिया, जैसे कि अभी हम पीछे सिक्योरिटी मॉड्यूल की बात कर रहे थे, अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बना ली या ऐसा कोई मॉड्यूल बना लिया, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं आपके पास। सो ये उससे ताल्लुक, उससे लोकलाइजेशन, लैंग्वेज सपोर्ट है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, उसमें आपसे पूछता है इंग्लिश है, आपके पास स्पेनिश है, आपके पास अरेबिक है, तो ये लैंग्वेज की सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास नहीं है। या अमेरिकन कीबोर्ड है, इंग्लिश कीबोर्ड है, यूएस कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें। मेंटे इन कीबोर्ड की सपोर्ट की बात हो रही थी। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है, हाउ इट ईजी, इसकी मेंटेनेंस कितनी आसान है। अगर कोई इशू आ जाता है, उसको एक्सेस करके आप इशू इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका कंसोल एक्सेस चाहिए होता है, इसका हार्डवेयर एक्सेस करना पड़ता है, इसकी या इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंजेस आते हैं, इसकी बिल्ड अपग्रेड्स आती है, वो कितना इजीली हो जाती हैं। कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो नहीं है उसको अपग्रेड करना, या अपग्रेडेबिलिटी वैसे नीचे उन्होंने कवर किया। ठीक है। पोर्टेबिलिटी की बात की है। सही है। सिस्टम जो है मिसाल के तौर पे 1 DB के साथ चल रहा है, क्या वो डिफरेंट डेटाबेस के साथ चल सकता है, तो ये मोर देन वन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। सपोर्टेबिलिटी के अंदर ये है कि उसकी जो सपोर्ट का फंक्शन है, कोई भी इशू आता है, उसके लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये भी उसी का पार्ट हो जाएगी। ठीक है। अपग्रेडेबिलिटी का है, नई नई रिलीज़ आ रही है, नए नए वर्जन रिलीज आ रही हैं, कितना इजीली कर सकते हैं। सही है। कितना इजीली उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, डाउन टाइम आएगा कि नहीं आएगा उसकी अपग्रेड के दौरान। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में नॉर्मली डाउन टाइम नहीं आता, खास तौर से जब आप उसको HA की इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। सही। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल योर यूज़र्स। सही है। सारे यूज़र्स पे एक्सेसिबल होनी चाहिए। किसी भी रीजन से यूज़ करें, आपको पता है आपके एक पर्टिकुलर रीजन में आपके पास यूज़र्स हैं, वो कोई कहाँ उन सब के पास वो उसको एक्सेस कर सकते होंगे। उसके लिए आपको कोई URL चाहिए होगा, वो डोमेन है आपके पास नहीं है, उसके बैकएंड पे पब्लिक IP है नहीं है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है। आर्काइवेबिलिटी, डाटा आ रहा है आपके सिस्टम में, उनको आर्काइव करना। इतने 6 मंथ्स के बाद या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको आप डिलीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सही है। और क्योंकि आपके पास मेमोरी इनफाइनाइट नहीं है, आपके पास स्टोरेज इनफाइनाइट नहीं है, वो आपके पास फाइनाइट ये सारी स्टोरेज है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। सही। ऑथेंटिकेशन। सही है। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन इज, आर दे रियली हु दे आर क्लेमिंग टू बी, और ऑथराइजेशन इज कि सही है आपको हमने एक्सेस दे दिया, आप जो भी साहब हैं आपको हमारे सिस्टम पे एक्सेस है, लेकिन आर यू ऑथराइज टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सही है। आपका ताल्लुक एडमिन से, आप पेरोल में नहीं जाके देख सकते। सही है। अच्छा, उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखना, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं
दैट इज़ दैट इवन लीगली अलाउड? सही है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आपसे आके कोई क्रिप्टो की एप्लीकेशन बनवाने लगे, दैट वुड बी इलीगल। कि पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर स्टिल वैलिड, बट बिफोर सम टाइम इट वाज नॉट अलाउड क्रिप्टो करेंसीज। कोई आपको लोकली अवेलेबल ऐसी एप्लीकेशन बनाकर उसको लोकल मार्केट के लिए करने को कह रहा है, तो इज़ दैट इवन लीगल? प्रिवेसी की बात हो रही है, सही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको आप हाइड कर सकते हैं, सही है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गई, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा की ट्रांजैक्शन हो गई, क्या उसका कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है, कोई इंक्रिप्शन है, या किसी ने भी नेटवर्क के ऊपर स्निफर लगाया और देख लिया कि आप क्या ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सही है, ट्रांजैक्शन किस चीज़ की हो रही है, जो इनक्रिप्टेड हो, तो अगर कोई स्निफ भी कर लेता है तो इट वुड नॉट बी इजी फॉर हिम टू डिक्रिप्ट दैट, सही है। उसके अलावा सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, काफ़ी हम इस पर बात कर चुके हैं, बैंकिंग में इंपॉर्टेंट होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर्स का डाटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हो सकता है, आप एक AWS भी हैं, लेकिन आप के पास कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड का डाटा हो सकता है। बाहर में सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग उसका वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप कोई कस्टमर की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी डेटाबेस इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, वो जहाँ पे सिक्योर, जहाँ पे वो सेफ है, वो सिक्योर है कि नहीं है, सही है। सपोर्टेबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, व्हाट लेवल ऑफ टेक्निकल सपोर्ट इज़ नीडेड बाय द एप्लीकेशन और लॉगिंग वगैरह, और यूजेबिलिटी और आर्काइवेबिलिटी की भी बात हो गई है, सही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इसको डिटेल में देख लिया। अब बात हो रही है ड्राइविंग आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। Identifying these characteristics in initial steps is in creating or evaluating an architecture. जितने इनिशियल स्टेप में आप ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना अच्छा होगा, ताकि सॉफ्टवेयर उतना थॉटफुली केयरफुली डिज़ाइन होगा, सही है। उसका आर्किटेक्चर जो है वो इतना थॉटफुली जो है वो डिज़ाइन होगा, ठीक है। रेलेवेंस टू द प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग द करेक्ट आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है ना। अब आपने पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, अभी आपको पता है कि हर सॉफ्टवेयर में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, उनकी ज़रूरत भी नहीं होगी, सही है। कौन सी आपने कहाँ पे फिट करनी है, आपके प्रॉब्लम डोमेन में वो आनी भी है कि नहीं आनी है, दिस इज यू हैव टू डिसाइड एज एन आर्किटेक्ट, चाहिए। तो जब तक आपके पास डोमेन प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी और आपने स्टेक होल्डर से कोलैबोरेट नहीं किया होगा तो मसला होगा। अब कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। अब दराज की एप्लीकेशन है, उसको वेंडर्स भी एक्सेस करते हैं जो वहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, सही है। उसको यूजर्स भी एक्सेस करते हैं जो वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, सही है। उसको बिजनेसेस भी एक्सेस करते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए, लाइक दराज वाले खुद उसको एक्सेस करते हैं, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो डिफरेंट लॉजिस्टिक्स की कंपनीज लोग यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे TCS या जो भी, वो सब भी उसको एक्सेस करते होंगे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, जो जिनका ताल्लुक उन एप्लीकेशन से है, एंड यूजर्स हैं, उन सब के साथ कोलैबोरेट करना, उनका इनपुट लेना, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी सारी जो अभी हमने पढ़ी हैं आपने डालनी है, उसको आइडेंटिफाई करने कैसे करेंगे आप, उसकी बात हो रही है, सही। और उसके बाद है अनकवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अनकवर कैसे करेंगे, स्टेक होल्डर से तो आपने मीटिंग कर ली, सही है। डोमेन कंसर्न्स एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी कंसर्न्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम डोमेन। उस प्रॉब्लम डोमेन से रेलिवेंट जो भी लोग हैं, जैसे अभी हमने स्टेक होल्डर्स की बात की, उन सबसे बात करना, उन सबसे मीटिंग्स करना, उन सबकी रिक्वायरमेंट्स लेना, दिस इज हाउ यू कुड एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, सही है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सही है। रिक्वायरमेंट जो है ना आपने उनसे ले ली, बिजनेस ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी एक्सप्लिसिटली कि ये चीज़ें हमें चाहिए, सही है। स्टेक होल्डर से तो बात हो गई, लेकिन अब आप दराज के लिए वेबसाइट बना रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप उनसे, स्टूडेंट से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से पूछेंगे आप, सही, एडमिशन वालों से पूछेंगे, ये सारी चीज़ सारे सबसे लोगों से आप उनका इनपुट लेंगे, सही है। तो डोमेन कंसर्न्स जिन लोगों के भी हैं उनसे आपने इन्फॉर्मेशन तो एक्सट्रैक्ट कर ली, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी भी तो अपनी रिक्वायरमेंट देगी ना,
कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए इसके अंदर, इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया आपका। उसी तरह इम्प्लिसिट डोमेन नॉलेज, अब ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है ये सब हो गई, लेकिन आपकी अपनी डोमेन नॉलेज कितनी है, सही है। टैपिंग इनटू द इम्प्लिसिट नॉलेज अबाउट द डोमेन। अब आजकल फोरम्स हैं बहुत अच्छी चीज़, आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग उसमें जाके उन फोरम्स के ऊपर क्या क्या कह रहे हैं कि उन्हें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए क्या इश्यूज आ रहे हैं, कौन सी अच्छी एप्लीकेशन है, किन एप्लीकेशन की तारीफ हो रही है, किन की बुराइयां हो रही हैं। ये सारी आप ये सारी इम्प्लिसिट डोमेन नॉलेज आप वहाँ से लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बताई नहीं गई होगी, आपने खुद ही इसको गैदर करना है। अब ये कह रहा है कि ऊपर जो आपने तीन अनकवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आपने तीन चीज़ें डिस्कस की, डोमेन कंसर्न्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इम्प्लिसिट डोमेन नॉलेज, इन सब को आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप की, ये सब लेने के बाद this is important, this would help you in making what architectural characteristics you need to incorporate in your design, ठीक है। अब extracting architecture characteristics from domain concerns, सही है। ये कैसे होगा, architects are responsible for translating domain concerns into architectural characteristics, सही है। अब domain concerns आ गए, अब उनको characteristics में कैसे आपने translate करना है उसका कुछ बता रहे हैं आपको, सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। बैंकिंग की एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी लगानी है भाई इसके अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, सही है। इम्प्लिसिट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन, सही है। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट, बुक्स होंगी हमारे पास, बहुत अच्छे किस्म का डेटाबेस चाहिए हमें इसके लिए, सही है। Determining whether scalability, fault tolerance, security, performance or combination is most critical, ठीक है। Recognizing scenarios where the system may require a combination of several architecture characteristics, कहीं पे आपको मतलब मल्टीपल का कॉम्बिनेशन भी चाहिए हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की लाइब्रेरी के अंदर हमें स्केलेबिलिटी भी चाहिए, सही है, हमें फॉल्ट टॉलरेंस भी चाहिए, हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो हाँ, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लीस्ट प्रायोरिटी, ये सारे डिसाइड करेगा आर्किटेक्ट। अंडरस्टैंडिंग डोमेन गोल्स, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ की डोमेन गोल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि वो किस तरीके से डोमेन इंफॉर्मेशन लेगा। डोमेन सिचुएशन एनालिसिस, डोमेन इंफॉर्मेशन आ गई, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे टू इन्फॉर्म architects assess the current state of the domain situation to inform decisions on architectural characteristics। अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ये है कि आप ने एक सिस्टम है जो कि आपके देख रहे हैं कि अभी आपके बजट में वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर अभी आ रहा है आपके बजट के अंदर, लेकिन आपको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो आर्किटेक्चर ऑब्सोलीट हो रहा है और आफ्टर 5 years वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। और आपको पता है कि लेकिन क्लाइंट के पास बजट भी कम है, उसको सिंपलिसिटी भी चाहिए, तो मैं अभी उसको ये लेयर्ड आर्किटेक्चर में बना के दे सकता हूँ, ये पाइपलाइन में बना के दे सकता हूँ, सही है ना। तो वही बात है कि आपने असेस करना है करंट स्टेट ऑफ द डोमेन सिचुएशन क्या है, ठीक है, बजट कितना है, टाइम कितना है, एजाइल मॉडल है कि नहीं है, सही है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने जाल मॉडल की तो बात कर दी, हाथ ही नहीं आ रहा जब तक क्लाइंट ही इंगेज नहीं होगा जाल मॉडल के अंदर। आपको पता है कि आपने क्लाइंट के साथ क्लोजली काम करना होगा। ट्रांसलेशन टू एलिटीज, द प्रोसेस, ये हम आगे जाके देखेंगे कैसे करें। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मिंग डोमेन कंसर्न इनटू एलिटीज फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर आर्किटेक्चरल डिसीजन। बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चरल बेसिस फॉर आर्किटेक्चर डिसीजंस आर एलिटीज, सही है। अब आप इसको कैसे मैप करेंगे। अच्छा, ऊपर जो हमने डिस्कस की ना ये सारी नहीं है, इसमें देखिए आपने इसने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियली लिस्टेड, इसके अलावा भी हो सकती हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अब जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये है कि आप एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग में बैठे हुए, अब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को नहीं पता कि टेक्निकली एक सीएफओ बैठा हुआ है, एक सीएमओ बैठा हुआ है, दे डोंट नो व्हाट इज इंटर ऑपरेबिलिटी, व्हाट इज स्केलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, सब क्या चीज़ें हैं उनको तो नहीं पता ये चीज़।
लेकिन आपने उनकी कन्वर्जेशन बीइंग एन आर्किटेक्ट, उनकी कन्वर्जेशन से आपने ड्राइव करना है कि जब मर्जर्स और एक्विजिशन की बात होगी तो इंटरऑपरेबिलिटी की बात होगी, दो सिस्टम्स को मल्टीपल डोमेन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वो इंटर ऑपरेबल है कि नहीं है? स्केलेबिलिटी हो सकती है, वी आर गोइंग मूविंग फ्रॉम 100,000 टू मिलियन यूजर्स, स्केलेबिलिटी है कि नहीं है सिस्टम में, अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, हम डिफरेंट डीबी के साथ, उनके पास अच्छा वाला डीबी लगा हुआ है, क्या हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम उस डीबी को सपोर्ट करेगा? अच्छा है, अगर हम उसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक्सटेंसिबिलिटी, नई कंपनी के साथ एक कैरियर जो है, टेलीकॉम कैरियर किसी टीवी और केबल ऑपरेटर के साथ जा रहा है, किसी टीवी चैनल के साथ मर्जर हो रहा है या उसका एक्विजिशन हो रहा है, क्या आप कोई की एप्लीकेशन उसके नए आने वाले मॉड्यूल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकती है? उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सही है, टाइम टू मार्केट की बात हो रही है तो एजिलिटी की बात हो रही है, जल्दी जल्दी मार्केट में ले आनी है, तो अब एजाइल मॉडल में काम होगा। सही है, टेस्टेबिलिटी है कि जितना क्विकली आप डिलीवर टेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, डिप्लॉय कर सकते हो नहीं कर सकते। यूजर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, फॉल्ट टॉलरेंस है कि नहीं है। सही है, डिप्लॉयबिलिटी कैसी है उसकी, एजिलिटी, सिक्योरिटी, यूजर सेटिस्फेक्शन, इसी चीज़ों से आती है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग है, जहाँ यहाँ पे एटीएम नहीं चल रहा, चल तो रहा है, बहुत स्लो एक्ट कर रहा है, बाहर खड़े लोग आपके कस्टमर्स को बुरा भला कह रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या आप जा रहे हैं एटीएम बंद पड़ा हुआ है, क्यों? वो उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, कुछ भी मसला आ गया, अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। सही है, सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क हो गई यहाँ पे, क्वेश्चनेबल हो गई सारी चीज़ें यहाँ पे। सही है, सो फिर डिप्लॉयबिलिटी, कितना टाइम ले रही है आपकी एप्लीकेशन। सही है, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है तो आपने एजिलिटी को फोकस करना है, टेस्टेबिलिटी को फोकस करना है। सही है, डिप्लॉयबिलिटी, स्केलेबिलिटी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन की जब बात हो रही है ना, तो आपने फॉरन एक कंपटीटर एक चीज़ लेकर आता है, दूसरे को फॉरन वो चीज़ मार्केट में लेकर आनी होती है। उसके लिए क्या चाहिए? एजिलिटी चाहिए, कोई टेस्टिंग चाहिए, कोई डिप्लॉयमेंट चाहिए। यूज़र एक्सपेंशन कर रहा है, उसके पास यूजर्स बढ़ रहे हैं, आपके पास, आप ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। सही है, कंपैरेटिव एडवांटेज। आपको ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके यूजर्स बढ़ेंगे, आपको पता है आपका सिस्टम उसको हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम एंड बजट, सिंप्लिसिटी और फिजिबिलिटी की बात हो रही है। भाई टाइम भी नहीं है और बजट भी नहीं है, सिंपल बना दो, पाइपलाइन आर्किटेक्चर दे दो, लेयर्ड आर्किटेक्चर दे दो। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कशन से, बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको डिस्कशन में इंगेज किया जाएगा। यू हैव टू गेट योर डोजेज फ्रॉम देयर, उनकी कन्वर्जेशन से आपने एक्सट्रैक्शन करनी है ये सारे कॉन्सेप्ट्स की। ये क्या आपने कौन सी एलिटीज़ अपने आर्किटेक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, source of architecture characteristics, some characteristics are explicitly stated in requirement document providing clear guidelines। ठीक है, तो बहुत साफ आपको बताया गया होता है। मिसाल के तौर पर आपको बोला होता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स, स्केलेबिलिटी की बात हो रही होती है। सही है, या आपको डोमेन कंसर्न के अंदर मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इनहेरेंट डोमेन नॉलेज, आपने पहले किसी भी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाया हुआ है आपने, बड़ा ही बिजनेसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। आप नया CRM बनाने जा रहे हैं, आपके पास पुरानी डोमेन नॉलेज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज इज बेनिफिशियल फॉर आर्किटेक्ट्स इनेबलिंग देम टू एक्सट्रैक्ट इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स। अब इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, कोई नहीं बताता आपको, वो आप अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से अपने साथ लेकर आते हो। आइडेंटिफाइंग आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, एग्जाम्पल सिनेरियो बता रहा है, क्लास रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। यूजिंग अ क्लास रजिस्ट्रेशन सिस्टम एज एन एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट्स मे नीड टू डिसाइड ऑन सिस्टम स्केल बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट assumptions। सही है, उसको जो बेस करेगा वो इम्प्लिसिट assumptions पे पड़ेगा। ठीक है, उसको फर्दर बात करें इम्प्लिसिट assumptions की, आर्किटेक्ट्स मे डिसाइड वेदर टू अज्यूम कंसिस्टेंट स्केल और अकाउंट फॉर वेरिएशंस बेस्ड ऑन। अब यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, क्या एक्सपेंशन हो रही है, क्या अगले साल नए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं? अभी तो यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे, अगले साल 3 नए डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, कुछ नहीं तो 1000 से 1600 यूजर्स हो जाएंगे, एटलीस्ट 1500 तो होंगे ही। ठीक है,
और एक वक्त में साइमल्टेनियस यूजर्स कितने आ सकते हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको बोल दिया कि भाई 5,000 स्टूडेंट्स हैं, ये चले 500 स्टूडेंट्स हैं और 5 डेज में रजिस्ट्रेशन होती है। अब आप उसमें अपना फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि हाँ रोज़ 100 स्टूडेंट कर लेंगे। आपने प्लानिंग ऐसी करनी है कि अगर एक वक्त में 500 भी आ जाएं, चलिए 500 अगर नहीं आते आइडियली 400 भी आ जाएं, तो आपका सिस्टम उसको हैंडल कर सके। सही है। तो ये उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर इन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट हैबिट इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन डिसीजन सच एज अकोमोडेटिंग पोटेंशियल लास्ट मिनट रशेस। अब आपको पता है कि अगर यूनिवर्सिटी है, एक ही कोर्स है, उसको एक ही टीचर ऑफर कर रहा है, स्टूडेंट बैठे रहेंगे, उनको जब 3-4 दफ़ा मैसेज आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ईमेल आएंगी कि भाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, करवा लो, जब जाके करवाएंगे बिल्कुल लास्ट डेट के ऊपर। जब ये लिखा हुआ आ जाएगा ग्रुप में कि अब तो आप नहीं कराएंगे तो आप ये सेमेस्टर आपका चला जाएगा, तो फिर वो जाके कराएंगे। अब ये आपको कोई एक्सप्लिसिटली किसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं बताएगा कि हमारे बच्चे लेज़ी हैं, वो देर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा आपको। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये एक बिहेवियर है, और अगर आपने इस बिहेवियर को लर्न किया होगा अपने आर्किटेक्ट के लिए, जैसे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उस यूज़र्स को, अगर यूज़र एक्सपीरियंस को लर्न किया होगा फ्रॉम ऑब्जर्विंग दैम, तो आपको पता होगा, या आपके पास पहले से डोमेन नॉलेज होगी, इनहेरेंट डोमेन नॉलेज होगी, आपको पता होगा स्टूडेंट्स दे एक्ट लाइक दिस, तो आप उसी हिसाब से सिस्टम बनाएंगे कि आखिर में रश आएगा। 600 स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें से एटलीस्ट 400 तो लास्ट डे कर रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। इन्फॉर्मिंग डिज़ाइन डिसीजंस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लिसिट डिटेल्स फ्रॉम द डोमेन नॉलेज इन्फॉर्म्स आर्किटेक्ट इन मेकिंग डिज़ाइन डिसीजन अलाइन विद द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। सही है। आप एक बहुत ही आइडियल सिनेरियो बना लें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दें, उसमें ऐसी ऐसी एलिटीज़ डाल दें, ऐसी ऐसी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दें जो कि वहाँ पे जो देखने में से तो बहुत अच्छी हो, लेकिन वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ना हो या उसका यूज़ ही ना हो, आप उसको डाल दें तो। लेकिन अगर आपके पास इम्प्लिसिट नॉलेज होगी, डिटेल्स होगी डोमेन से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि आपने उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने हैं, बिकॉज आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से एक्सपीरियंस होगा। तो ये हमारा आइडेंटिफाइंग आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।